TLC लीगल न्यूज एंड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए, आपने महीनों पहले अपनी छुट्टियों की प्लानिंग की, गोवा की फ्लाइट बुक की और एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई और एयरलाइन की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन तक नहीं। अब आप क्या करेंगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो एक यात्री के बुरे अनुभव से शुरू हुई और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लिए एक बड़ी कानूनी मुसीबत बन गई। और ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये भारत की कंपटीशन लॉ के लिए आप कह सकते हैं एक लिटमस टेस्ट है। आज हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के उस आदेश को परत दर परत खोलेंगे जिसमें इंडिगो पर अपनी बॉस वाली पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। बिल्कुल, और युवा वकीलों के लिए ये केस एक लाइव मास्टर क्लास जैसा है, ये समझने के लिए कि कानून की किताबों में लिखे सिद्धांत असल दुनिया के बाजार में कैसे लागू होते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे मामले की चिंगारी कहाँ से उठी? ये कहानी है एक यात्री की, कार्तिकेय रावल। 5 दिसंबर 2025 को उनकी दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु की इंडिगो फ्लाइट थी और बिना किसी पूर्व सूचना के फ्लाइट रद्द कर दी गई। और यहाँ बात सिर्फ कैंसिलेशन की नहीं थी, एयरलाइन ने उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था मतलब कोई दूसरी फ्लाइट देने से भी मना कर दिया। तो उन्हें इंतजार करना पड़ा? हाँ, 2 दिन इंतजार करना पड़ा और फिर उसी एयरलाइन से दोबारा टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया गया। और मजे की बात देखिए, जो टिकट पहले लगभग 7,173 रुपए की थी, अब उसकी कीमत 17,000 से ज्यादा थी। मतलब परेशानी भी उठाई और पैसे भी लगभग 3 गुना ज्यादा दिए। एग्जैक्टली। यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। अगर ये सिर्फ एक यात्री की कहानी होती तो शायद एक कंज्यूमर कोर्ट का मामला बनकर रह जाता। सही बात है। लेकिन जब कार्तिकेय रावल ने CCI में शिकायत की तो पता चला कि वो अकेले नहीं थे। ये तो एक बहुत बड़े तूफान की सिर्फ एक बूंद थी। आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले थे। CCI की जांच में सामने आया कि सिर्फ 3 दिनों में 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच 3 दिन में? हाँ, सिर्फ 3 दिन में इंडिगो ने 2,507 उड़ानें रद्द की और 1,852 उड़ानों में देरी हुई। बाप रे। और इसका सीधा असर 3 लाख से ज्यादा यात्रियों पर पड़ा। और वजह, एयरलाइन ने कहा कि उनके पायलटों के रूस्टर प्लानिंग सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ गई थी। 3 लाख लोग? ये आंकड़ा इस मामले को एक व्यक्तिगत शिकायत से उठाकर पूरे बाजार को प्रभावित करने वाले मुद्दे तक ले आता है। बिल्कुल, और यहीं पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की वो धारा सामने आती है जो इस केस की जान है, धारा 4, यानी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। जी। लेकिन इंडिगो ने CCI की जांच में सहयोग करने के बजाय एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी दांव खेला। उन्होंने CCI के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। और यहीं पर इस केस का पहला बड़ा कानूनी ड्रामा शुरू होता है। इंडिगो ने कहा, 1 मिनट, आप होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले? अच्छा। उनका तर्क था कि एविएशन सेक्टर एक स्पेशल कानून, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत आता है और इसके लिए एक स्पेशल रेगुलेटर DGCA पहले से मौजूद है। तो जब एक स्पेशल बॉस पहले से है तो जनरल बॉस यानी CCI का यहाँ कोई काम नहीं? यही उनका तर्क था। कानून की भाषा में इसे कहते हैं स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। लेकिन 1 मिनट, इंडिगो का तर्क भी तो मतलब कुछ हद तक सही लगता है। एविएशन एक बहुत ही टेक्निकल फील्ड है, सुरक्षा और ऑपरेशन के अपने नियम है। क्या ये रोस्टरिंग में समस्या एक असली वजह नहीं हो सकती? हर कैंसिलेशन को बाजार पर कब्जा करने की साजिश की तरह देखना क्या सही है? ये सेक्टरल रेगुलेटर बनाम कॉम्पिटिशन अथॉरिटी की एक क्लासिक लड़ाई है। अच्छा। सोचिए, क्या ट्रैफिक पुलिस का काम एक्सीडेंट की जांच करना है या फिर ये देखना कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है? दोनों के काम अलग अलग हैं। सही बात है। CCI ने भी यही कहा। उन्होंने DGCA से पूछ लिया कि भाई आपका काम क्या है, और DGCA का जवाब इस मामले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, DGCA ने साफ साफ कहा कि हमारा काम एविएशन सेक्टर में सुरक्षा, लाइसेंसिंग और ऑपरेशनल नियमों का पालन करवाना है। और आर्थिक रेगुलेशन? उन्होंने कहा, हमारे पास आर्थिक नियामक शक्तियां नहीं है। हम ये विश्लेषण नहीं करते कि बाजार क्या है, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है या कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। वो काम कॉम्पिटिशन लॉ एक्सपर्ट्स का है, यानी CCI का। तो DGCA ने एक तरह से कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ, उन्होंने खुद ही CCI के लिए रास्ता साफ कर दिया। और CCI ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले, भारतीय एयरटेल बनाम CCI मामले का हवाला दिया। जी, उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि दोनों नियामक अपनी अपनी लेन में रहकर एक साथ काम कर सकते हैं। एक सेक्टर के तकनीकी पहलुओं को देखेगा और दूसरा ये सुनिश्चित करेगा कि बाजार में प्रतियोगिता बनी रहे और कोई भी कंपनी अपनी मनमानी ना करे। एग्जैक्टली। ये हर उस युवा वकील के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो किसी रेगुलेटेड सेक्टर जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग या एविएशन में काम करना चाहता है कि आपको दोनों कानूनों की समझ होनी चाहिए। हाँ, सेक्टर का स्पेशल कानून भी और देश का जनरल कॉम्पिटिशन कानून भी। तो इंडिगो का पहला दांव खाली गया। अब CCI ने अपनी जांच शुरू की। ठीक है, तो CCI ने इंडिगो के स्तर को खारिज कर दिया। तो अब सवाल ये था कि क्या इंडिगो वाकई बाजार का बिग बॉस है, और अगर है तो क्या वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है? CCI ने इसे साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण थे। पहला चरण था संबंधित बाजार यानी रेलेवेंट मार्केट को परिभाषित करना, मतलब कि हम किस खेल के मैदान की बात कर रहे हैं। और CCI ने कहा कि ये बाजार है
भारत में घरेलू हवाई यात्री परिवहन सेवाओं का बाजार। उन्होंने इसे किसी एक शहर या रूट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत को एक बाजार माना। और इसका कारण भी साफ था, फ्लाइट्स का रद्दीकरण किसी एक दिल्ली मुंबई रूट पर तो नहीं हुआ था। नहीं, एक सिस्टमिक समस्या थी जिसका असर पूरे देश के यात्रियों पर पड़ा था। इसलिए मैदान भी पूरे देश का माना गया। अब दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण, ये साबित करना कि इस मैदान में इंडिगो डोमिनेंट प्लेयर यानी प्रमुख खिलाड़ी है। यहाँ सीसीआई ने सिर्फ राय नहीं दी, बल्कि आंकड़ों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। और ये आंकड़े कहानी खुद कहते हैं। सबसे पहले मार्केट शेयर। जी, भारत में हवाई यात्रा करने वाले लगभग 100 में से 60 से 63 यात्री इंडिगो से सफर करते हैं। चाहे यात्रियों की संख्या हो या सीट कैपेसिटी, इंडिगो का हिस्सा 60% से ज्यादा है। ये 60% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिगो के पास बाजार को अपनी शर्तों पर चलाने की ताकत है। बिल्कुल, वो कीमतें तय कर सकते हैं, रूट्स पर एकाधिकार कर सकते हैं, और छोटे प्रतियोगी उनके सामने टिक नहीं पाते। और यही प्रभुत्व किसी भी कंपनी को अहंकारी बना सकता है। सीसीआई को शक है कि यहाँ वही हुआ। और ये सिर्फ मार्केट शेयर की बात नहीं है। दूसरा आंकड़ा देखिए, नेटवर्क का साइज। अच्छा। देश में लगभग 835 हवाई रूट्स हैं, जिनमें से 643 पर इंडिगो की फ्लाइट्स चलती हैं। मतलब लगभग हर जगह उनकी मौजूदगी है, आप उनसे बच नहीं सकते। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अब आता है। 330 से ज्यादा रूट्स पर एकाधिकार। जी हाँ, 330 से ज्यादा ऐसे हवाई रास्ते हैं जहां इंडिगो के अलावा कोई दूसरी एयरलाइन ऑपरेट ही नहीं करती। सोचिए, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहां से दिल्ली या मुंबई जाने के लिए सिर्फ इंडिगो की फ्लाइट है, तो आपके पास क्या विकल्प है? कोई नहीं। आपको वही कीमत चुकानी होगी जो इंडिगो तय करेगा। ये प्रभुत्व का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। ये आंकड़े सुनने में भारी लगते हैं, लेकिन इनका असली मतलब समझिए। उन 330 रूट्स पर रहने वाले लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। वे पूरी तरह से इंडिगो की दया पर हैं। और सबूत यहीं खत्म नहीं होते। विमानों के बेड़े की बात करें, इंडिगो के पास 400 से ज्यादा विमान है। 400 से ज्यादा? हाँ, और उनका सबसे करीबी प्रतियोगी एयर इंडिया, जिसके पास 191 विमान है, उनसे आधे से भी कम है। ज्यादा विमानों का मतलब है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा रूट्स और बाजार पर ज्यादा कंट्रोल। और आखिर में पैसा, वित्तीय प्रदर्शन। इंडिगो एकमात्र प्रमुख एयरलाइन है जो लगातार मुनाफा कमा रही थी, जबकि ज्यादातर दूसरी एयरलाइंस संघर्ष कर रही थी। तो सीसीआई ने इन सभी फैक्टर्स को, मार्केट शेयर, नेटवर्क साइज, एकाधिकार वाले रूट्स, बेड़े का आकार और वित्तीय ताकत को मिलाकर एक तस्वीर पेश की। और उस तस्वीर में इंडिगो एक ऐसे विशाल खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया जो प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता रखता है। मतलब उसे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि दूसरी एयरलाइंस क्या कर रही हैं, वो अपनी मनमानी कर सकता है। और जब ये साबित हो गया कि इंडिगो बाजार का बॉस है, तब सीसीआई ने अपने विश्लेषण के तीसरे और अंतिम चरण पर कदम रखा। क्या इस बॉस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, यानी क्या अब्यूसिव डोमिनेंस हुआ? हाँ, और सीसीआई को पहली नजर में इसके 2 स्पष्ट उदाहरण मिले। पहला, कानून की भाषा में इसे अनुचित मूल्य निर्धारण या अनफेयर प्राइसिंग कहते हैं। लेकिन आम भाषा में इसका मतलब है मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत वसूलना। बिल्कुल। सीसीआई का मानना था कि जब आपने खुद ही हजारों फ्लाइट्स रद्द करके बाजार में सीटों की एक कृत्रिम कमी पैदा कर दी, यात्रियों को फंसा दिया और फिर उन्हीं फंसे हुए यात्रियों से 3 गुना कीमत वसूली, तो ये साफ तौर पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल है। कानून में इसी को धारा 4(2)(1) आई का उल्लंघन माना जाता है। ये सीधे सीधे कार्तिकेय रावल के केस से जुड़ता है, जिन्हें 7,000 रुपए की टिकट के लिए 17,000 रुपए देने पड़े थे। जी, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक पैटर्न है। अब दूसरा आरोप क्या था? दूसरा आरोप था सेवाओं को सीमित करना, यानी लिमिटिंग ऑफ सर्विसेज। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। बताइए। जब कोई प्रभावशाली कंपनी जानबूझकर बाजार में अपनी सेवा की सप्लाई कम कर देती है ताकि डिमांड बढ़ जाए और कीमतें ऊपर चली जाएं, तो इसे कंपटीशन लॉ के तहत एक गंभीर दुरुपयोग माना जाता है। तो सीसीआई ने कहा कि 2,500 से ज्यादा उड़ानें अचानक रद्द करना बाजार से सेवाओं को रोकने के बराबर है, खासकर तब जब आप ही बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी हो। तो इन सभी सबूतन और विश्लेषण के बाद सीसीआई किस नतीजे पर पहुंचा? क्या इंडिगो को दोषी ठहरा दिया गया? नहीं, अभी नहीं। और यहाँ प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि पुलिस को किसी अपराध स्थल पर संदिग्ध के फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी साबित हो गया। लेकिन ये इतना मजबूत सबूत है कि उस पर पूरी एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल। सीसीआई का ये आदेश भी इंडिगो के खिलाफ एक ऐसी ही कानूनी एफआईआर है। ये एक अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि एक विस्तृत जांच का आदेश है। ठीक है। सीसीआई ने कहा है कि पहली नजर में मामला बहुत गंभीर लगता है और इसमें अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के तत्व मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जांच शाखा महानिदेशक यानी डीजी को इस मामले की पूरी गहराई से जांच करने का आदेश दिया है। हाँ, इसके लिए उन्हें 90 दिनों का समय दिया गया है। अब डीजी सबूत इकट्ठा करेगा, गवाहों से पूछताछ करेगा और इंडिगो को भी अपना पक्ष विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसी मामले में डीजीसीए यानी एविएशन रेगुलेटर ने अपनी अलग जांच करके इंडिगो पर पहले ही 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हाँ, तो इंडिगो पर दोहरी मार पड़ रही है। और ये दिखाता है कि दोनों रेगुलेटर कैसे अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं।
डीजीसीए ने ऑपरेशनल नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। जबकि सीसीआई अब ये देख रहा है कि क्या ये उल्लंघन प्रतिस्पर्धा विरोधी भी था। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एक यात्री की छोटी सी शिकायत भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के खिलाफ प्रभुत्व के दुरुपयोग की एक बड़ी जांच में बदल गई। हमने डीजीसीए और सीसीआई के बीच अधिकार क्षेत्र की दिलचस्प कानूनी लड़ाई को भी समझा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये देखा कि सीसीआई एक प्रथम दृष्टया मामला कैसे बनाता है, बाजार को परिभाषित करने से लेकर प्रभुत्व साबित करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करने और फिर उस प्रभुत्व के दुरुपयोग को कानूनी प्रावधानों से जोड़ने तक। ये मामला, जैसा हमने शुरू में कहा था, युवा वकीलों के लिए एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कानून एक साथ काम करते हैं, कैसे आर्थिक डेटा एक कानूनी तर्क का आधार बन सकता है, और कैसे एक व्यक्ति की आवाज एक बड़ी नियामक जांच को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। कंपटीशन लॉ एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है और इस तरह के आदेशों पर नजर रखना प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल रह गया है। सीसीआई का पूरा केस इस बात पर टिका है कि इंडिगो ने कृत्रिम कमी पैदा की, लेकिन एविएशन एक ऐसा उद्योग है जहां खराब मौसम, तकनीकी खराबी या एयर ट्रैफिक कंजेशन के कारण रुकावटें और देरी बहुत आम है। और यही इस केस का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है। एक वास्तविक ऑपरेशनल विफलता और जानबूझकर सेवाओं को रोकने के एक प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य के बीच की बारीक रेखा कहाँ खींची जाए। हाँ, ये कैसे साबित होगा? डीजीए की जांच अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। क्या वो इंडिगो के आंतरिक ईमेल, उनके रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर के लॉग्स या मैनेजमेंट के फैसलों की जांच करके इरादा यानी इंटेंट साबित कर पाएंगे? इस एक सवाल का जवाब ही इस केस का भविष्य तय करेगा। और ये पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा।